नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे आपने वीडियो को थंबनेल देखे थे कि जॉब में जाना चाहिए या पीएचडी में जाना चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द बच्चे का क्वेरी होता है और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि मैं पीएचडी की तरफ चले जाऊं सर, या मैं जॉब करना शुरू कर दूं, क्योंकि जॉब अगर नहीं करूंगा तो घर वाले दिक्कत कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। और पीएचडी की तरफ जाएंगे तो कुछ गिने चुने पैसे में जीना पड़ेगा, उसमें घर में पैसा भी देना है, लाइफ में कुछ करना भी है, सेटलमेंट भी चाहिए, उम्र भी बढ़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आता है। और बच्चे कॉन्स्टेंटली मेरे को मैसेज करते हैं कि सर क्या डिसीजन लेना सही होगा, क्योंकि जॉब की तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ पर ग्रोथ धीरे धीरे आएगा, तो मेरे को कहीं टेंशन होगा। सर पीएचडी कर लेते, पोस्ट डॉक कर लेते तो बढ़िया जगह में साइंटिस्ट लग जाते हैं, तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो जाता। और जो बच्चे पीएचडी में चले जा रहे हैं उनको ये लग रहा है कि उम्र बढ़ रहा है, लाइफ में ऐसा ग्रोथ मिल नहीं रहा है, पीएचडी कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं, पीएचडी जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इतना सारा अनसर्टिनिटी है। तो पीएचडी वाले सोच रहे हैं जॉब अच्छा जो कर रहे हैं उसका अच्छा है, जो जॉब करने वाले बच्चे वो सोच रहे हैं पीएचडी होता तो अच्छा होता। एक्सेप्ट कुछ कुछ जॉब्स का मैं अगर छोड़ दूं, जो ए ग्रेड का ऑफिसर्स होते हैं उनका मैं अगर छोड़ दूं, फिर भी बहुत सारे मैं अपने मित्र से बात किया हूं जो उनको भी छोड़ने का तैयारी चल रहे हैं उन लोगों का, कि जॉब मिल चुका है, अब उन लोगों को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल रहा है, खुद का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आता है। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं पीएचडी से शुरू करूंगा और जॉब्स के रिगार्डिंग भी बताऊंगा। तो आप जब बैचलर्स में, हो सकता है आप 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम में हैं, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, डीयू में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया, हो सकता है बैचलर कर रहे हैं, या हो सकता है बीटेक कर रहे होंगे, या हो सकता है बी फार्मा कर रहे हो, नहीं तो एमबीबीएस कर रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बीएससी 3 ईयर्स का किया है, उसके बाद मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मास्टर्स कर रहे हैं, या मास्टर्स के बाद अभी मास्टर्स कंप्लीट हो गया, जॉब का या जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेआरएफ एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप पीएचडी के लिए आपको फेलोशिप मिलता है, और ये एग्ज़ाम निकालने के सीएसआई नेट जेआरएफ जो होता है, यूजीसी नेट फॉर द आर्ट्स डोमेन, तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एक डोमेन खुल जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि बच्चे कॉन्स्टेंटली पूछते हैं, जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, तो मैं क्लियर कट कुछ चीज़ें बताऊँगा। हो सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण है, या मैं जितने लोगों से बात किया उसके कारण मैं बता पा रहा हूँ, या हो सकता है आपके लिए वो सब चीज़ें लाई ना करे, हो सकता है आपका लाइफ, आपका कंडीशन कंप्लीटली डिफरेंट हो, सर्कमस्टेंसेस अलग हो, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। एज आई नो कि जितने भी बच्चे अभी बैचलर्स कर रहे हैं 4 ईयर में, एक्सेप्ट बीटेक में भी देखिएगा कुछ चंक्स बच्चे जो आईआईटी में जा रहे हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ पर पैकेज लग जा रहा है, बट बहुत सारे बच्चे का अभी भी पैकेज नहीं लग रहा है। और नॉर्मल बीएससी 3 ईयर 4 ईयर वाला लगा तो समझ ही नहीं पाता कि बैचलर डिग्री करके हम यूपीएससी का तैयारी करें, बीपीएससी करें, एसएससी, क्योंकि उधर फॉर्म ही नहीं निकल रहा है, फॉर्म निकलने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, फॉर्म भरने के बाद अलग अलग दिक्कतें आ रहा है, फॉर्म भर दे रहे तो उसके बाद आपका देखिएगा तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा, उसके लिए अलग से आपका संघर्ष करना पड़ेगा। जब आपका फॉर्म निकल जा रहा है तो एग्जाम में दिक्कत हो रहा है, किसी का बिहार का लड़का है तो मालदीव में चला जा रहा है, राजस्थान में तो बिहार में चल जा रहा है। अभी एसएससी में देखिएगा इतना प्रॉब्लम है, रिसेंटली बीपीएससी में कितना दिक्कत हुआ था, लास्ट ईयर आपका नीट में कितना सारा दिक्कत हुआ था। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं किधर जाऊं, मतलब मैं एग्ज़ाम का तैयारी करूं या सर बीएससी के बाद मास्टर्स करूं, या उसके बाद मैं पीएचडी करूं, फिर पोस्ट डॉक करूं, किधर जाऊं, बहुत कन्फ्यूज़न है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, पहला तो मैं एक चीज़ बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद और 2-3 चीज़ें हैं जो बच्चे थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं बट चल जाता है। पहला बात, अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके घर में कोई दादा नाना चाचा, आपके पेरेंट्स बहुत बड़े पोजीशन में नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं करता है, उस सिनेरियो में मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप अपने लाइफ को कैसे बनाइएगा, ये आपको खुद को बनाना पड़ेगा, खुद के हाथ से लिखना पड़ेगा। जब मैं बात बता रहा हूँ खुद से हाथ में लिखने का मतलब, जब भी आप इंडिया में आए हैं, मतलब यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो आपको अगर अच्छे जगह में जाना है तो आपको कोई ना कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम तो तैयारी करना पड़ेगा और उसमें फोड़ना पड़ेगा। उसमें अगर अच्छा रैंक करते हैं, आपका ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम आप निकाल लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। भले आप नीट निकालिए, उसके बाद आप कैट निकालिए, या आपको नीट के साथ साथ जेईई का प्रिपरेशन करना है, या बैचलर करने के बाद आपको एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, कुछ भी एग्जाम, बीपीएससी कुछ भी दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, कितना आपका सिलेक्शन होगा, वो अलग चीज़ है, आपका खुद का प्रिपरेशन खुद की तरफ से करना पड़ेगा। अगर वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं तो आपको फिर बीएससी एमएससी करने के बाद आपको सीएसआई नेट निकालना पड़ेगा, मास्टर्स में जाने के लिए आपको एमएससी एंट्रेंस निकालना पड़ेगा अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, उसके बाद पीएचडी में जाने के बाद पीएचडी में अच्छा पेपर छापना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू गाइस। अगर आप मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं
तो आपको कोई ना कोई एक दो एग्जाम तो निकालना पड़ेगा और अच्छा रैंक से निकालना पड़ेगा, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हो सकता है आपका नीट हो, जेई हो, कैट का एग्जाम हो, या हो सकता है आपका यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससीजीएल, आपका कोई भी एग्जाम हो। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको लाना पड़ेगा। और अगर जैसे हमें कंडीशन बताया, वो अगर आपका कंडीशन लाई करते हैं उसमें आप, तो आपको डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके उस जगह में आप रीच कर सकते हैं, राइट। तो आपका जब भी आप कुछ कर रहे हैं, इमोशन में नहीं बहना है कि मेरा ये पैशन है, पैशन करूंगा, अब मेरा ये करने में अच्छा लगता है मैं करूंगा। करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन प्लान ABC रखिए, क्योंकि आपको पीछे अगर जाना पड़े, कभी रास्ते में आगे जाते हैं और पीछे आने का जरूरत पड़े, तो आपके पास ऑप्शन हो। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते 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 बुढ़ा जाते हैं। बहुत सारे लोग PhD करते करते, पोस्ट डॉक करते करते बुढ़ा जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो पाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिलाना नहीं, उसको आप माइंड में रखना है। उसको एकदम ये नहीं सोचना है कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, आप सोच रहे पैसा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है। आपका 90%, अगर आप देखिएगा 90% प्रॉब्लम जो होता है आपका पैसे के कारण होता है, और पैसा आपके पास होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अंग्रेजी में बोलते तो अच्छा लगना है, सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोल देते हैं, और वही हिंदी में बोलते हैं कि पैसे की दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बट कहीं ना कहीं ये सच है। और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि पैसे का थोड़ा इंतजाम आपको करना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बीटेक करते हैं तो प्लेसमेंट हो जाता है बहुत सारे कॉलेज में। अगर नॉर्मल बैचलर्स करते हैं तो आप बैचलर में ट्राई कीजिए इंटर्नशिप करने का। बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप करते ही नहीं, सोचते हैं कि प्राइवेट कैसे मिले सर, ईमेल कर करके थक चुका। आप कितने जगह ईमेल की है, आपको बहुत ज़्यादा ईमेल करना पड़ेगा किलो के भाव में, तभी जाके आपको मिलेगा ऑप्शन। इतना सारे कॉन्फ्रेंसेस होता है, इतना सारे इंटर्नशिप होता है, वहाँ पर जाइए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, अपॉर्चुनिटी खंगाल के निकालना पड़ेगा। कोई घर में आके दे के नहीं जाइएगा, आप ध्यान रखिएगा। मैं देखता हूँ इतना सारा कॉन्फ्रेंसेस होता है, इतना सारे वर्कशॉप हो रहा है, इतना सारे इंटर्नशिप होता है, फ्री का भी होता है, बच्चे अटेंड नहीं करते हैं। जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाइएगा, आपको हाथ पकड़ के कोई खींच नहीं रहा, तब तक आगे कैसे बढ़िएगा। आपका हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, जिस फील्ड में अगर आपको जॉब करना है तो देखिए कौन कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी है, कहाँ का अप्लाई करना सही होगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कोचिंग लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिपरेशन तैयारी कीजिए। आपको ध्यान रखना है जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना है। वंस यू गेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 90% प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व आउट। उसके बाद भी 10% रहेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप अगर कहते हैं कि पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता है, मैं एग्री करूँगा, हाँ भाई पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता है, बट पहले आपको पैसा अर्निंग करना पड़ेगा, फिर आपको ये बताने लायक आप बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप बैचलर्स नॉर्मल मास्टर्स किए हैं तो आपको एक तो एंट्रेंस एग्जाम आपको बैचलर्स के बाद ही निकालना पड़ेगा। अगर आप बैचलर वाले स्टूडेंट हो तो IIT JAM निकालना पड़ेगा, CVT PG निकालना पड़ेगा, बायोटेक से तो GAT भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको TIFR के, अगर आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आपको TIFR का एग्जाम निकालना पड़ेगा। कोई जगह कुछ नहीं हो तो गेट भी निकालना पड़ेगा। आपको बहुत सारे एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। सिलेबस मोर और लेस सेम होता है, कोई भी डोमेन से आप बिलोंग करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ह्यूमैनिटीज, कुछ भी सब्जेक्ट से। आपको इंडिया में अगर आगे बढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जीना सीख लीजिए, हार्ड वर्क करना सीख लीजिए, तभी जाके पहुंच सकते हैं। हम भी यहाँ तक पहुँचे, हम लोग को 2-3 दिन एग्जाम निकालना पड़ा। हम गेट दिए, हम CSI नेट दिए, हम IIT JAM दिए, हम DU का एग्जाम अलग से, तो पहले CVT भी नहीं था, तो DU का, JNU का अलग से एग्जाम देते थे, वहाँ पर अच्छा स्कोर किए, फिर JNU में पढ़ाई किए। JNU करने के बाद फिर हमको फेलोशिप का एग्जाम निकालना पड़ा, फिर फेलोशिप का एग्जाम निकालने के बाद PhD करा। PhD में अलग से हार्ड वर्क चलता है। PhD में अभी आऊँगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें। और तो सीधी सी बात है, जब आप मास्टर्स बैचलर कर लिया, आपको मिल गया, तो उसके बाद आप कोशिश कीजिए इंटर्नशिप करने का, वर्कशॉप करने का, डिसर्टेशन करने का, अच्छे अच्छे जगह में। आपका लाइफ में गाइडेंस प्रोवाइडर, मेंटर, टीचर बहुत मैटर करता है, 100% मैटर करता है। आप किन लोगों से बात करते हैं, किन लोगों के साथ उठते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल तो इतना ज़्यादा मैटर करता है, एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा मैटर करता है, मैं आपको कह के बता नहीं सकता हूँ। मैंने जब JNU में गया था, जब मैं RC फरीदाबाद में आया, मैं PhD स्कॉलर हूँ यहाँ पर, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किन लोगों से उठ रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कौन लोग आपके सर्कल में हैं, बहुत मैटर करता है। अगर आप इन लोगों के आसपास रहिए जो आपको डिमोटिवेटेड करता है, आपको आगे बढ़ने में उत्साहित नहीं करता, आपको हेल्प नहीं करता है, आपको खींचने का, पीछे टांग खींचने का है,
कोशिश करता है हर टाइम, वहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आपको पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एक ही सिंपल सी तैयारी है, आपको जो आपके पास रिसोर्स है उसको इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कीजिए, डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप अच्छी जगह पहुँच सकते हैं। पीएचडी में आना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, ये आपको डिसाइड खुद से करना पड़ेगा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ रियली। रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो पीएचडी में आऊँ, नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब आपको सेटल होना है, स्टेबल होना लाइफ में, तो आप जॉब कीजिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया एसएससीजीएल है, यूपीएससी है। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स करते हैं कोई प्रोफेशनल कोर्स में, बायोटेक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो साइंटिस्ट बी का पोजीशन निकलता है। अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में निकला था, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में निकला था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट निकला था, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट निकला था। मैं सब अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम में, वहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। बट पहले मैं बताया था कि सीएस नेट नहीं तो गेट निकाल के रखिएगा तो आपका सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाता है। यूपीएससी में आईपीएस, आईएएस ये सब छोड़ के भी और बहुत सारे वैकेंसी निकलता है, साइंटिस्ट बी का वैकेंसी निकलता है, वहाँ पर भरिए, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी खंगालिए। जितना भी सीएसआर के लैब से वहाँ पर खंगालिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। जितना भी डीबीटी के लैब से वहाँ पर खंगालिए, वहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, उसके बाद आप देखिएगा मलेरिया कंट्रोल, बिलीरिया हो गया, एम्स हो गया जो आपका मलेरिया इंस्टीट्यूट है, फिर इसके बाद और दिल्ली में अगर खंगालिएगा तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपको सुबह उठ के डिसिप्लिन से सर्च करना पड़ेगा कि भाई सुबह उठा हूँ, डेली सर्च करूँगा कहाँ पर क्या पोजीशन निकला है, नहीं निकला है। डेली मैं अपने शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई करूँगा, डेली डिसिप्लिन के साथ 6-8 घंटा पढ़ूंगा। अगर कोई तैयारी कर रहा हूँ कोई एग्जाम का, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरते रहना चाहिए, कंस्टेंटली फॉर्म भरते रहिए, 3-4 जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन से हाथ मारना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि मैं अगर फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं रिलैक्स बैठे रहूँगा कि फॉर्म के बाद तो एक दिन सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं। फॉर्म भरे तो फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है, तुरंत खटा किसने भरने के बाद आप अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। गेट का तैयारी कर रहे तो गेट का पढ़ाई, सीएसईआर कर रहे तो सीएसईआर कीजिए, यूपीएससी करे तो यूपीएससी कीजिए, आप उसके साथ प्रिपरेशन करते रहिए, आपका इधर भी हो जाएगा उधर भी हो जाएगा। अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो भाई सीएसईआर नेट निकाल लो, गेट निकाल लो, नहीं तो जो इंस्टीट्यूशनल एग्जाम होता है वहाँ पर जाके निकाल लो, कितना सारे वैकेंसीज निकलता है। पीएचडी के आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो यूआरएफ मिलेगा, जो एसआरएफ मिलेगा वही मिलने वाला है, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला है। उससे आपका जो फेलोशिप अभी दे रहा है ठीक ठाक है, मतलब आपका चल जाएगा बढ़िया से, आप घर में भी भेज पाइएगा थोड़ा बहुत, और अपने खर्चे में भी जो आपको करना है कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे लैब में जाना है, जैसे मैंने बताया आपको टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका गाइडेंस प्रोवाइडर, आपका सर्कल और का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। रिसर्च में आपका रिसर्च फैसिलिटी मैटर करता है कि किस जगह में जा रहे हैं, कौन सा काम करने वाले हैं, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका गाइड, आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, आपका सुपरवाइजर, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको बीएचयू में मिल रहा है कोई अच्छा गाइड और आपको कोई टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिला है, वो गाइड अच्छा नहीं है, तो मैं बोलूँगा बीएचयू चले जाओ। अगर कोई बच्चे को जेएनयू में अच्छा प्रोफेसर मिला है और डीयू में नहीं मिला है तो बोलो जेएनयू चले जाओ। तो मैं कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये काम है भी नहीं, क्योंकि सब इंस्टीट्यूट का खुद का अपना रोल है। बट सर्कमस्टेंसेस अलग होता है, आपका सिचुएशन अलग होता है, सामने वाला बंदे का नीड कुछ और होता है, आपका कुछ नीड और होता है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको थोड़ा आराम से रहने का आप पसंद करते हैं, सामने वाला बंदा रिगरसली रिसर्च करता है, बहुत तगड़े से रिसर्च करता है, 9 to 5 24/7 काम कर रहा है, लैब मीटिंग सैटरडे होमवर्क संडे में हो रहा है। उस सिनेरियो में आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, आपका घर में इतना सारा प्रॉब्लम होगा, इधर इतना सारा प्रॉब्लम, कहाँ से सर्वाइव कीजिएगा। तो आपको अपना कंडीशन के अनुसार देखना पड़ेगा कि पीएचडी कहाँ करना है, क्या ये गाइड मेरे को इतना लिबर्टी देगा कि मैं इसके साथ वो भी कर पाऊँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीएचडी एक बहुत अच्छा डिग्री है, अगर आपको अच्छे से कराया जाए। मैं इंडिया में देखता हूँ पीएचडी को टॉक्सिक बना दिया गया है, मतलब सारा दिन से लेकर रात तक दबा के काम कर रहा है, आउटपुट कुछ नहीं, जीरो। गाइडेंस नहीं मिल रहा अच्छे से, रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, वर्कशॉप और नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, एनजीओ के साथ बात नहीं कर रहे हैं। भाई साइंस किसके लिए कर रहे हो? साइंस तो लोगों के लिए कर रहे हो ना। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट क्यों बोला जाता है? रिसर्च किस लिए करते हैं? अल्टीमेटली जो हम लोग आउटपुट निकालते हैं वो किसका हेल्प होता है? इंसान के लिए नहीं है भाई, एनवायरमेंटल के लिए, मतलब जो हमारे पास नेचर है उसको बेटर करने के लिए, लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए। और जितना भी देखिएगा इतना सारे बीमारी होता है, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस हो रहा है, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब आपका जो स्किन का इतना सारा प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजीज है, कितना सारा प्रॉब्लम है। भाई किसी को तो आके ग्राउंड में काम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पीएचडी डिग्री इज वेरी गुड थिंग्स। इफ यू आर research oriented person and interested to explore something new which anyone don't know, वर्ड को पता नहीं, किसी को पता नहीं, कोई ऐसे सॉल्यूशन। कार टी सेल थेरापी बोल के एक थेरापी निकला था,
उससे आपका ही ब्लड को निकाल के उसी को थोड़ा एडिट करके आपके ही बॉडी में डाल दिया जाता है, उससे आपका ल्यूकेमिया कितना ज़्यादा रिडक्शन हो गया आपको पता है। तो ये कहाँ से आया, इस उत्पत्ति कहाँ से हुआ, रिसर्चर लोग जो है, साइंटिस्ट जो लोग हैं, उन्हीं ने इसको डेवलप किया है। तो पीएचडी को जो लोग थोड़ा गरियाते हैं, मैं मान सकता हूँ बहुत सारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, बट पीएचडी डिग्री अच्छा है अगर आप मंडे टू फ्राइडे तक रखें उसको। सैटरडे संडे तब रखिए जब आपका खुद का विल पावर हो, खुद का इच्छा हो, खुद का कंसेंट हो, कोई आपको इन्फोर्स ना करे। इतना अगर होता है, ह्यूमन राइट बोल के कोई चीज़ होता है, कोई अगर नहीं करना चाहता है उसको इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर लेकिन आप मंडे से लेकर फ्राइडे को 9 to 5 करके भी अगर एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, डेली काम करते हैं, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा रिसर्च कर लीजिएगा और बहुत अच्छा जर्नल में पेपर छाप सकते हैं, बहुत सारे अच्छा आप खोज कर सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, लोगों का बीमारी ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने लोगों का जान जाता है, मलेरिया कितने लोगों से जान जाता है, डेंगू देखिए, चिकनगुनिया देखिए, कितना सारा प्रॉब्लम्स है। तो पीएचडी करके आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। पीएचडी में आपको क्वेश्चन डिज़ाइन करना सिखाया जाता है, पीएचडी में आप कैसे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कैसे एनालिसिस कीजिएगा, यह आपको सिखाया जाता है। और पीएचडी 5 और 6 साल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये ना कोई समझ पा रहा है, मुझे नहीं पता क्या और दिक्कत हो रहा है, बट ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। 5-6 साल में पीएचडी कर लो और उसके बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीएचडी के बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट सी में अप्लाई कर सकते हैं, साइंटिस्ट बी में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होता है, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। तो इसके बाद आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाता है, आपका सर्कल चेंज हो जाता है और आपको करके सेटिस्फेक्शन, सीधी सी बात मिलेगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, आप कुछ योगदान दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा चीज़ कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर अब इस तरह का पर्सन है जो कुछ लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लोगों का लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों को देखें कैंसर में लोग कैसे जूझते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो रिसर्च करना आपके लिए है, फिर आपको रिसर्च करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं स्टेबल लाइफ चाहिए, भाई बहुत स्ट्रगल किया हो, पैसा आते रहे, थोड़ा ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगा, शादी ब्याह कर लेंगे, घर उर बना लेंगे, पापा का बहुत सारा सपना है उसको पूरा करना है, पापा को घुमाना है, फिराना है, अपना खुद का एक घर बनाना है, तो मैं बोलूँगा फिर जॉब कर लो। दोनों तरफ हो सकता है। पीएचडी और एकेडमिक का लाइन बहुत लंबा है, टाइम लगता है उस जगह में पहुँचने में, बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा आपको, बट टाइम बहुत लगता है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है। मैं उसको कंसिडर, मतलब ऐसे नहीं कि मैं उसको डिसएग्री कर रहा हूँ, वो भी है, बट अगर अच्छे से करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इतना मेरे को पता है। आपको नेटवर्किंग भी बनाना है, आपको रिसर्च भी करना है, आप लोगों के साथ व्यवहार, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा। जॉब करना है तो उसके लिए भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया, सीएसएन नेट गेट निकाल लो, उसके बाद उतना सारा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैंने जैसे आपको बताया, हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसमें जाइए, जॉब खंगाल के निकालिए। कब एग्ज़ाम होगा मुझे नहीं पता, बट जब भी होगा आप दे दीजिएगा, रिजल्ट अगर आया, सिलेक्शन होता है तो आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। इतना ही मैं बताऊंगा। अगर इतना क्लियरिटी है कौन सा चीज़ आपको करना है, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं दोनों के बीच में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है पहले जॉब कर लूंगा उसके बाद पीएचडी करूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन, गो फॉर द असिस्टेंट ऑफिसरशिप आफ्टर मास्टर्स, जस्ट क्लियर द सीएसएन नेट फॉर ऑल डोमेन। और अगर 8 सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो यूजीसी नेट करिए और फिर ज्वाइन कर लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, और कोई सीनियर प्रोफेसर के अंदर पीएचडी कर लीजिए। बार्क में जैसे होता है, डीआरडीओ में होता है, आप जब जाते हैं साइंटिस्ट बी के लिए, आप जॉब ऐसे जॉब जाते हैं, मतलब जॉब करने के लिए, बट वहाँ पर आप पीएचडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जॉब के साथ पीएचडी होते रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, बायोटेक कंपनी में जाना है, तो डायरेक्ट तो अब जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस ये होता है। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इंटर्नशिप अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप जहाँ वो लोग आ रहे हैं, वहाँ प्राइवेट के लोग आ रहे हैं, सीईओज आ रहे हैं, कंपनी के लोग आ रहे हैं, वहाँ वर्कशॉप अटेंड कीजिए, इंटर्नशिप अप्लाई कीजिए, कॉन्फ्रेंस में भी जाइए, इंटरेक्ट कीजिए। आपको बातचीत करना आना चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, आपको इंटरेक्टिव बनना पड़ेगा थोड़ा, और आपके खुद के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई गॉड फादर नहीं है तो आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, इतना क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आप आराम से पीएचडी को अफोर्ड कर सकते हैं। 5-6 साल में कहीं गाइड अच्छा से आपको बता रहा है कि 5-6 साल में करवा देंगे। अभी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में यूजीसी गाइडलाइन फॉलो होता है, तो 6 साल में पीएचडी कराना होता है, 6 ईयर के अंदर। इंस्टीट्यूट में अभी तक वो लागू नहीं हो रहा है, अगर लागू हो जाएगा तो आप जा सकते हैं, बट इट्स नॉट, कभी भी रूल चेंज हो जाता है। इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट का दिक्कत ये है कि खुद कमेटी बनाए, खुद ही रूल बनाते हैं, खुद ही चेंज करते हैं। यूनिवर्सिटी यूजीसी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप पीएचडी अफोर्ड कर सकते हैं, आपका फैमिली कंडीशन ऐसा है, तो आप कीजिए। लंबा जर्नी है, 5-6 साल पीएचडी जाएगा, 3-4 साल पोस्ट डॉक जाएगा, उसके बाद आपका जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका थोड़ा सिक्योरिटी नहीं होता है,
जॉब मिला तो अच्छी बात है। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उसका भी सिक्योरिटी नहीं, इंडिया में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जॉब का मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आप सेटल हो सकते हैं। इतना ही बताऊंगा। बाकी आई होप ये वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिला होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में फॉलो करते रहिए, मैं बहुत सारे जॉब अपडेट देते रहता हूँ। प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।